ओके, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे हैं और सभी की सेहत भी बहुत अच्छी है। बच्चे, जब कभी हम एड्स डिजीज की बात करते हैं तो हमारा ज्यादातर फोकस होता है सिम्टम के ऊपर कि कैसे एड्स के कारण एक व्यक्ति का इम्यून रेस्पॉन्स इतना वीक हो जाता है कि एक मामूली सा इंफेक्शन भी उसके लिए डेडली बन जाता है। पर इस दौरान हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को जिसके कारण से HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक पर्सन के अंदर इस तरह का इफेक्ट डेवलप कर पाता है। तो आज इस सेशन में मैं आपके लिए एड्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहा हूं बाय यूजिंग 3D मॉडल। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंतर्गत आने वाला हमारा यह पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं कि HIV वायरस क्या है और किस तरीके से वो एड्स कॉज करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये है HIV वायरस। बाकी वायरस से थोड़ा सा ये अलग इस कारण से भी है क्योंकि हम जब बाकी वायरसेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उनके अंदर कैप्सिड की, बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, लेकिन इसके अंदर कैप्सिड होने के अलावा एक आउटर लेयरिंग और भी मौजूद है, एनवेलप जिसे हम कहते हैं, जो कि लिपिड की बनी होती है। जो आप ये देख रहे हैं सबसे आउटर लेयर, ये लिपिडस ही होती है और इसके ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को और डीप से समझते हैं हम आगे बढ़ते हुए। तो आप देख पा रहे हैं ये है यहां पर लिपिड की बाई लेयर जो कि एनवेलप है और इसी के ऊपर मौजूद है सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स और अंदर आपको दिखाई दे रहा है कैप्सिड जो कि प्रोटीनस होता है। इस प्रोटीनस कवरिंग के अंदर में ही जेनेटिक मटेरियल है HIV की जो कि है RNA। यानी कि अगर पूछा जाए हमसे कि HIV वायरस किस कैटेगरी का वायरस है तो हम कहेंगे यह दरअसल एक रिट्रोवायरस है। जिन भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल RNA होता है उन्हें रिट्रोवायरस कहा जाता है। आगे बढ़ते हुए अगर हम इसके अंदर पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो यहां पर आपको 2 RNA दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहां पर आपको इंटीग्रेज भी दिख रहा है, प्रोटीएज भी दिख रहा है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी दिखाई दे रहा है। दरअसल बात आती है कि इनके फंक्शन को लेकर तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो एंजाइम है जो कि RNA से DNA बना सकता है। जब हम बात करते हैं कि इस HIV वायरस का जो जीन है ये एक होस्ट के अंदर पहुंचकर उसके DNA के साथ इंटीग्रेट हो जाता है तो यह सब पॉसिबल तभी है जब इस RNA से DNA की फॉर्मेशन हो और यही फंक्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का। इसके बाद बात आती है इंटीग्रेज की। तो ये इंटीग्रेज वो एंजाइम है जो कि वायरल DNA को जाकर होस्ट DNA के साथ में अटैच करवाता है। और जब बात आती है प्रोटीएज की तो ये वो एंजाइम है जो कि वायरल प्रोटीन को मैच्योर कराने में मदद करता है। मैच्योरेशन से मेरा क्या मतलब है? जब हम देखते हैं कि वायरल प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता है तो वो साइज में काफी लार्ज होता है लेकिन वो इनएक्टिव भी होता है। तो उस इनएक्टिवेटेड वायरल प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए ये प्रोटीएज रिक्वायर्ड होता है। तो इन सबको भी आगे हम वर्क करते हुए देखेंगे, पर आई होप आपको इसका अंदरूनी जो ढांचा है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हुए बात अगर करते हैं कि आखिरकार एक पर्सन के अंदर ये पूरी प्रोसेस यानी कि एड्स स्प्रेड होने की किस तरीके से आगे बढ़ती है, तो ये दरअसल बात है कि ये वायरस जिस तरीके से एक पर्सन को इन्फेक्ट करता है वो हमें पहले जानना जरूरी है। तो ये होता है दरअसल ब्लड कंटामिनेशन से। ठीक है, अगर किसी पर्सन को HIV है और उसका ब्लड किसी नॉर्मल पर्सन को अगर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो नॉर्मल पर्सन भी अब HIV पीड़ित हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं जैसे कि ये ब्लड, एक कॉन्टामिनेटेड ब्लड जो है जिसके अंदर HIV मौजूद है, ये एक पर्सन के अंदर में इंजेक्ट किया जा रहा है, ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, तो HIV भी अब इस पर्सन के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अदर जो बॉडी फ्लूइड हैं उनके माध्यम से भी HIV स्प्रेड हो सकता है। जब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कुछ सेल्स को जिनके अंदर हमारी RBC मौजूद है, प्लेटलेट मौजूद है, इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी हैं और T हेल्पर सेल्स के साथ साथ HIV आपको दिखाई दे रहा है। अब जब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि HIV टारगेट किनको करता है, तो HIV के लिए टारगेट मैक्रोफेजेस भी हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली T हेल्पर सेल्स होती हैं। तो हम जब ये बात करते हैं कि T हेल्पर सेल्स पर किस तरीके से ये वायरस इंटरेक्ट करेगा तो इसे बारीकी से आप समझ रहे हैं इस मॉडल से। तो मैं दोबारा से इसे
आपके सामने अगर एक्सप्लेन करूं तो आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही ये टी हेल्पर सेल तक पहुंचता है HIV, तो टी हेल्पर सेल पर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं जिसे हम CD4 और CCR5 कहते हैं। ये दरअसल इन्हीं ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में इंटरेक्ट करते हुए इनको प्रॉपरली इन रिसेप्टर के साथ में इंटरेक्ट करवाते हैं, ठीक, जिसके कारण से वो प्रोसेस शुरू होगी कि ये वायरस फाइनली एंडोसाइटोसिस हो जाए इस टी हेल्पर सेल के अंदर, ठीक है। टी हेल्पर सेल के अंदर जब ये एनगल्फ कर लिया जाएगा, एंट्री हो जाएगी अगर इस वायरस की, तब हम देखेंगे कि फाइनली अब जो ये टी हेल्पर सेल है ये इंफेक्टेड हो जाएगी और उसके अंदर अब ये अपनी कॉपीज बढ़ाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं किस तरीके से ये एंटर कर गया है टी हेल्पर सेल के अंदर। और अब प्रोसेस क्या होगी, अब ये जो अंदरूनी कैप्सिड हम देख रहे हैं ये टूटते हुए जो वायरल RNA है उससे ही वायरल DNA की फॉर्मेशन होती है बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने ये काम किया और क्या बना दिया, वायरल DNA यहां पर फॉर्म कर दिया है। अब ये वायरल DNA को इंटीग्रेज ले जाएगा कहां पर, होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल होस्ट का कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो आगे बढ़ते हुए हम देखें ये इन्हें न्यूक्लियर पोर से होते हुए अंदर ले जाता है, ठीक है। और जब ये अंदर चला जाएगा तब हम देखते हैं कि यहां पर होस्ट का DNA भी प्रेजेंट है। अब उसी होस्ट के DNA के साथ में इंटीग्रेज जो है ये इस वायरल DNA को अटैच कर देगा। यानी कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे इस वायरल DNA की या वायरल जेनेटिक मटेरियल की, अब वो किसका हिस्सा बन गया है, अब वो होस्ट के DNA के साथ में जुड़कर उसका हिस्सा बन गया है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अब कंप्लीटली इंटीग्रेशन के बाद अब जब प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होगा तो यहां पर वायरल प्रोटीन्स भी एक्सप्रेस हो सकती हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम जब देखते हैं कि एक RNA पॉलीमरेज जब वायरल DNA के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म करता है तो इससे बन जाती हैं वायरल mRNA, और इन्हीं वायरल mRNA से फिर जब ट्रांसलेशन होगा तो वो प्रोटीन्स बनेंगे जो कि वायरल ओरिजिन के हैं। तो आप RNA पॉलीमरेज जो ये देख रहे हैं, आप पूछ सकते हैं कि सर ये RNA पॉलीमरेज कहां से आया। बच्चे ये RNA पॉलीमरेज होस्ट का ही है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि वायरल जो भी आप कह रहे जेनेटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर प्रोसेस होने के लिए वायरस होस्ट के ही मशीनरी की मदद लेता है। तो ये RNA पॉलीमरेज है तो होस्ट का, लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन किस पर कर रहा है, वायरल DNA के ऊपर कर रहा है, और उसी से ये वायरल mRNA फॉर्म हुआ है। अब ये वायरल mRNA से वायरल प्रोटीन्स कैसे बनेंगी, तो वायरल प्रोटीन बनेगी तब जब ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर जाए, क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए जो स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम, वो कहां है, साइटोप्लाज्म के अंदर है। तो ऐसे ही अब जब ये वायरल mRNA साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो इस पर ट्रांसलेशन करने के लिए राइबोसोम भी यहां पर मौजूद है। ये राइबोसोम भी होस्ट का ही है और ये इसको रीड करते हुए इस तरीके से वायरल प्रोटीन चेन्स बना देता है। यानी कि अब हम कहें तो जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का मौजूद था वो तो है ही, लेकिन अब वायरल प्रोटीन्स भी बनने लग गई हैं, और ये सब हो रहा है टी हेल्पर सेल के अंदर ही। तो आगे बढ़ते हुए हम देखें तो ये जो मल्टी प्रोटीन चेन बनी है इसके साथ अब और क्या होने वाला है। केवल यही नहीं, बहुत सारी और भी कैप्सिड की भी प्रोटीन्स यहां पर बनेंगी ताकि कवरिंग मिल पाए, क्योंकि यहां पर बात केवल इतनी सी नहीं है कि कुछ एक प्रोटीन्स का बन जाना ही सफिशिएंट है। वो सारी प्रोटीन्स जो कि आप कह सकते हैं कैप्सिड फॉर्मेशन के रेस्पॉन्सिबल है, ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन के रेस्पॉन्सिबल है, वो सब ऐसे ही बनेंगे। और ये सब बनने के बाद ही हम कह सकते हैं कि हां यहां पर अब वायरस की जो कैप्सिड है वो फॉर्म हो गई है, एनवेलप फॉर्म हो गई है, तब कहीं जाकर कंप्लीट वायरस बनेगा। आप यहां पूछ सकते हैं सर फिर वायरल डीएनए कहां है इनके अंदर। बच्चे ध्यान करिए, वायरल डीएनए नहीं होगा, यहां पर आरएनए ही होगा, ठीक है ना। तो जो हम देख पा रहे थे होस्ट के साथ ही इंटीग्रेटेड हो चुका था वायरल डीएनए, उस पर से ही ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू और वायरल आरएनए बनते रहेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल कॉपीज बनेंगी HIV वायरस की विद इन टी हेल्पर सेल्स। तो आई होप सबको यहां तक का पोर्शन अच्छे समझ में आ गया है। अब आगे बढ़ते हुए इस चीज को और बारीकी से समझते हैं हम कि आखिरकार जब हम कह रहे हैं कि यह वायरस फॉर्म हुआ है तो अल्टीमेटली वो सब प्रोटीन्स जिनके बारे में हमने बात करी थी कि मौजूद थे कैप्सिड के अंदर, उनका रोल कहां आया? हमने तो केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की बात करी। तो देखिए बच्चे, जो ये मल्टी प्रोटीन्स हैं, वायरल प्रोटीन्स ही हैं, प्रोटीएज इनको मैच्योर करवाता है। प्रोटीन इनको मैच्योर करवाता है, प्रोटीएज सॉरी। तो प्रोटीएज क्या करेगा? यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोटीएज इनको अलग करते हुए इनको मैच्योर करवा रहा है, और इसी तरीके से हम कहते हैं कि कैप्सिड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि रिक्वायर्ड है एक कंप्लीट वायरस के डेवलप होने के लिए। फर्दर अगर हम आगे देखें तो ये अब यहां पर जो कैप्सिड की फॉर्मेशन हो जाएगी, आरएनए भी मौजूद है यहां पर, इंटीग्रेज भी है, और यहां तक कि मैं कहूं कि यहां पर जो भी ये जेनेटिक मटेरियल है आरएनए जो बना है, इसके अंदर वो सब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी जीन है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के लिए, ठीक है, इंटीग्रेज के लिए भी है, प्रोटीएज के लिए भी है। तो अब ये कंप्लीट हम जो कह रहे हैं वायरस ये फॉर्म हो चुका है। अब ये ही इस टी हेल्पर सेल को रप्चर करते हुए, बर्स्ट करते हुए बाहर रिलीज हो जाते हैं, यानी मैच्योरेशन हो गई इनकी, कंप्लीट वायरस फॉर्म हो गया। अब ये इन्हें बर्स्ट कर देंगे। अब क्या होगा? ये जो मल्टीपल HIV अब यहां से रिलीज हुए हैं, ये फर्दर और भी जो टी हेल्पर सेल्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे? अब इस पर्सन के अंदर धीरे धीरे इम्यूनिटी रिड्यूस होने लग जाएगी, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स जो होती हैं उनका काम हमारे सभी तरह के जो इम्यून रेस्पॉन्स है उसके अंदर में पड़ता है। इसके अलावा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती हैं ये भी टारगेट बनने लग जाती हैं, यानी कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो भी आप कह लीजिए कहीं ना कहीं टारगेट बन जाती हैं HIV वायरस की। तो ये सभी जो WBC हैं इनकी संख्या घटने से इम्यूनिटी एक पर्सन के अंदर रिड्यूस हो जाती है और इंफेक्शन बढ़ जाता है। तो ये पर्सन जिसके अंदर शुरुआत में हमने ये चीज देखी कि ये बर्स्ट होने के बाद, ठीक है, जब ये टी हेल्पर सेल यहां पर बर्स्ट हुई, ठीक है, HIV बाहर आया, तो धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते जा रहे हैं हर बार, ठीक है, हर बार HIV इस तरीके से अपनी संख्या बढ़ाता जा रहा है। टी हेल्पर सेल्स कम होती जा रही हैं, मैक्रोफेजेस कम होती जा रही हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कम होती जा रही हैं, तो इम्यूनिटी भी क्या होगी? कम ही होगी। तो जो ये व्यक्ति अभी तक जीवित है, थोड़ी सी भी अगर इसको इंफेक्शन हुई वो इसके लिए डेडली बन जाएगी। और ये इंफेक्शन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। किसी के अंदर में इसीलिए सिम्टम काफी लेट आते हैं, किसी के अंदर 6 मंथ में आ जाता है, किसी के अंदर में सालों लग जाते हैं, पर फाइनली इसके कारण एक व्यक्ति की डेथ हो ही जाती है। इसीलिए एड्स जो है इसका कोई क्योर भी नहीं है हमारे पास में। अगर किसी पर्सन को एड्स हो गया तो सैडली लेकिन अल्टीमेटली डेथ ही एक फाइनली डेस्टिनेशन है। हालांकि मृत्यु तो सभी की फाइनल डेस्टिनेशन है, लेकिन एड्स के कारण असामयिक मृत्यु हो जाती है और लाखों लोग एड्स के कारण से हर साल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। बच्चे, आज इस सेशन के अंदर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर के अंतर्गत ही आने वाला हमारा ये जो एड्स का पोर्शन है, इसको अपन ने 3D के माध्यम से समझा है। आई होप ये सबको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये सभी आपको जो 3D मॉडल्स आप देख पा रहे हैं, इसकी आपको कंप्लीट सीरीज मिलती है हमारी जज्बा बैच के अंतर्गत ही। तो अगर आप नीट 2025 के लिए सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप जज्बा का हिस्सा बन सकते हैं। आप एनरोल कर सकते हैं जज्बा 2.0 के अंदर में, जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आप वहां पर इस तरीके से 3D मॉडल के माध्यम से भी पढ़ रहे होंगे, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस भी होंगे, आपके हैंड रिटन आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपके टेस्ट भी होंगे रेगुलर तौर पर, यानी वो हर चीज जो आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है वो सब कुछ आपको मिल रही है जज्बा बैच के अंदर में। इसी के साथ साथ किन्हीं को डेडिकेटली टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करनी है तो इंडिया की मोस्ट लव्ड टेस्ट सीरीज NBTS भी अवेलेबल है, उसे भी आप एनरोल कर सकते हैं। तो बच्चे, जज्बा प्लस NBTS इज द सॉल्यूशन फॉर नीट 2025 सिलेक्शन। तो जरूर आप इसके अंदर में एनरोल करिए और अपना जो सफर है उसे स्टार्ट करिए बेहतरीन तरीके से,
और आगे गोल जो है आपका और हमारा दोनों का नीट 2025 को क्लियर करने का, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए। सी यू सून। थैंक यू।